हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिराज स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि कल 1 फरवरी को एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 फरवरी से 7 मार्च तक के लिए है ना। उसके बाद लास्ट डेट जो इसका ध्यान रखिएगा 7 मार्च है। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट के लिए 8 मार्च की तारीख रखी गई है ना। और ऑफलाइन चालान अगर देना है आपको तो 9 मार्च की तारीख लास्ट डेट है ना। और जो इसका सीबीटी कंडक्ट होना है टीयर 1 का वो मई 2022 में एक्सपेक्टेड है ना। और डेट ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन का जो है वो अभी नोटिफाइड किया जाएगा बाद में, अभी इसके बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई है। तो इसके अलावा पे स्केल की बात करते हैं तो इसमें लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पे लेवल 2 की मतलब पोस्टें हैं जो 19,900 से 63,200 वाली ग्रेड पे आती हैं, जिसको आप लेवल 2 कह सकते हो, ग्रेड पे तो नहीं रह गया है ना। अब प्लस पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का भी है जो 2400 ग्रेड पे की जॉब होती थी पहले, वो वाली जिनकी इस समय जो पेमेंट है बेसिक सैलरी का वो 25,500 बनता है स्टार्टिंग, है ना। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी पोस्ट है लेवल 4 की, है ना। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की भी है वही लेवल 4 की। ठीक है ना। वैकेंसीज़ को जो है वो अभी बताया नहीं गया है, ये बाद में इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। रिजर्वेशन की बात करते हैं तो SC ST BC EWS ESM यानी एक्स सर्विसमैन और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ PWD के गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर्स उसके हिसाब से इनको जो भी है वो छूट दी जाएगी, रिजर्वेशन दिया जाएगा, है ना। हम आगे चलते हैं। जो इसकी एज लिमिट है वो देख लेते हैं। एज लिमिट 18 से 27 रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए। SC ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है। एज रिलैक्सेशन OBC के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। इसी तरीके से PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल, OBC के लिए 13 साल और SC ST के लिए 15 साल की भी एज रिलैक्सेशन दी गई है ना। डिफेंस पर्सनल के लिए भी 3 साल की है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की है। इस तरीके से और सारी छूटें दी गई हैं जिन्हें आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, आपका ये है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे देखिए कि जो क्रूशियल डेट है SC ST OBC WS और PWD के लिए ये क्या रखी गई है, जो लास्ट डेट है क्लोजिंग डेट है फॉर्म की 7 मार्च उसको रखी गई है, यानी इससे पहले का आपके पास सर्टिफिकेट ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम और नीचे चलते हैं इसके बाद क्या है और चीज़ देख लेते हैं, है ना। मेडिकल वगैरह से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें देखिए LDC GSA PA SA DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर इन कैग के लिए क्या मांगा है, 12th मांगा गया है स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी आपकी सिर्फ 12वीं पास होनी चाहिए तो आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए इन ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये उसमें भी 12th पास इन साइंस स्ट्रीम मांगा गया है विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। मतलब ये है कि अगर आप इस 9.2 वाला जो पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए है उसमें आपके पास 12th में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, तो ही आप इस डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बाकी अगर आप सिर्फ 12th है नॉर्मली तो आप LDC GSA PA SA DEO इन कैग इन सब चीज़ों को छोड़ के बाकी सभी DEO के लिए भी आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो भी 7 मार्च 2022 है। इसका मतलब ये कि आपके पास जो रिजल्ट है वो 7 मार्च 2022 से पहले ही घोषित हो जाएगा, तो ही आपकी ये मतलब चीज़ें मानी जाएंगी कि आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन धारण करते हैं। यदि आप 7 मार्च से बाद आप 12th पास करते हैं तो आप क्या है इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल नहीं है। आगे चलते हैं कुछ खास बातों में। अप्लाई करने के लिए दिया गया है ना, कि साइट पे जाना है आपको, है ना। ये सब दिया हुआ है, क्या कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मा वगैरह भी दिया है जो इसमें ज़रूरी है, जिसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। प्रॉपर फोटोग्राफ है ना अपलोड करना भी ज़रूरी है, जैसा कि इसमें दिया गया है। इसमें ना फोटोग्राफ विच आर एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेबल इज गिवन इन J5 बताया गया है किस तरीके के फोटोग्राफ ही एक्सेप्टेबल है और कौन कौन से नहीं एक्सेप्टेबल है। फॉर्म फीस की बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। वहीं पे वुमेन कैंडिडेट हो गए, SC ST हो गए, PWD हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, इनके लिए क्या है पेमेंट ऑफ फीस क्या है फ्री है, मतलब इन लोगों को कोई फीस नहीं लगेगी, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है ना।
और ये भी बताया गया है कि फी वंस पेड कैन नॉट बी रिटर्न, है ना, उसको वापस नहीं किया जा सकता है, ये तो हब फॉर्म में होता है। ठीक है ना। अब विंडो ऑफ ऑफलाइन करेक्शन के लिए भी डेट दी गई है कि 15 मार्च तक आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, 11 मार्च से 15 मार्च। अगर आप फॉर्म भर देते हैं और आपको उसमें लगता है कहीं आपने गलती कर दी है तो उसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं। 11 मार्च से 15 मार्च के रात 11 बजे तक विंडो खुली रहेगी, आप उससे अपने फॉर्म को करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में दिया, जैसे सेंट्रल रीजन में है बिहार उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ सेंटर है वो दिया गया है। इसी तरीके से ईस्टर्न रीजन का दिया है, सारे रीजन्स का जो है सेंटर दिया हुआ है ना। आप इसे देख लीजिए एग्जाम में। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ CBT 1 एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर CBT 2, यानी CBT 2 नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पेन एंड पेपर मोड है। ठीक है, और स्किल टाइपिंग टेस्ट वगैरह है Tier 3 में, है ना। तो उसके बाद अब इस क्वेश्चन पेपर में वेर नेसेसरी मैट्रिक ऑफ वेटर मेजर यूज। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो चलिए हम Tier 1 का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, बेसिक नॉलेज आएगा, 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क का। जनरल इंटेलिजेंस आएगा, वो भी 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, बेसिक अर्थमेटिक स्किल का, वो भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क का रहेगा। और जनरल अवेयरनेस आएगा, ये भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क का रहेगा। टोटल जो टाइम रहेगा वो 60 मिनट रहेगा। हाँ, लेकिन जो स्क्राइब हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, 80 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 60 मिनट में रहेगा, 100 क्वेश्चन करना पड़ेगा और 50-50 मार्क्स के ना, मतलब टोटल चारों सेक्शन आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा। लेकिन ये भी कहा कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो अगर आप यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है 1/4 का, है ना, तो अगर आप गलत करेंगे तो उसके नंबर भी कटेंगे। ठीक है, टेंटेटिव आंसर के बारे में बताया गया है कि वो क्या कैसे है। 100 रुपये पर क्वेश्चन आप अगर जब आएगा आंसर की तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। बहरहाल ये सिलेबस दिया हुआ है, आप इसे ठीक से देख लीजिए, है ना, क्या कैसे करना है। स्किल टेस्ट के बारे में दिया हुआ है, टाइपिंग टेस्ट वगैरह के लिए दिया गया है कि पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्ट असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए। आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 30 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट जो एंड 30 वर्ड पर मिनट जो दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा फ़ोटो ID प्रूफ आपको लेकर जाना पड़ेगा पेपर के समय, ये बताया गया है, जिसमें क्या क्या मतलब चीज़ें हैं जिनको माना जाता है फ़ोटो ID के रूप में। तो आधार कार्ड हो गया, प्रिंट आउट आधार कार्ड भी चलेगा जो आधार होता है, वोटर ID हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड, पासपोर्ट ID हो गया जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज द्वारा इशू होता है, एम्प्लॉयमेंट ID कार्ड हो गया जो PSUs द्वारा या गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा इशू किया जाता है, एक सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये भी मान्य होगा ID के रूप में, और एनी अदर फोटो ID वैलिड ID कार्ड इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनको लेकर आप, मतलब जो एज ए ID आपको ले जाना पड़ेगा एडमिट कार्ड के साथ, है ना, तभी आपको प्रवेश दिया जाएगा CBT 1 में पेपर देने के लिए एंट्री दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी इन चीज़ों में और थोड़ी चीज़ें दी हुई हैं, आप इनको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम। DV के वगैरह में बताया गया है कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, ये सब तो बात की बात है। बहरहाल आपको जो जानना चाहिए CBT 1 में क्या आएगा और कब लास्ट डेट है, आपको क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या सिलेबस है, आप उनकी तैयारी करिए, है ना। पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह के लिए भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि किस प्रेफरेंस को आप किस तरीके से बढ़ना चाहते हैं, है ना, जिसके बारे में आप नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया है कि Tier 1 होगा, फिर Tier 2 होगा, है ना। Tier 1 कई शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगा, तो इन चीज़ों के बारे में इसमें दे रखा है। ठीक है, तो यही है नोटिफिकेशन दोस्तों, है ना। बहुत अच्छी वैकेंसी आती है इसमें, 4000 5000 तो मिनिमम आती है हर साल। तो आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना, जॉब करना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसीज़ मानी जाती हैं जो SSC कंडक्ट कराती है 12th लेवल पे ही आप, है ना। तो इस चीज़ को देखिए, बाकी यहाँ पे देखिए ये प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है कैसे फॉर्म को फिल करना है ना, इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। ये देखिए पूरा फॉर्मा दिया गया है, किस तरीके से चीज़ें पूछी जाएंगी, आप इनको देख सकते हैं अच्छे से। और इसके साथ ही आप टोटली क्या कहते हैं सारे फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो के लिए विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि फ़ोटो रिजेक्ट बहुत सारी की जा रही हैं। डेट वगैरह को जो है और जो साइज़ वगैरह है इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, फ़ोटो में डेट ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो फ़ोटो को रिजेक्ट कर दिया जाता है ना। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। देखिए लिखा ना, एप्लीकेशन विथ ब्लड फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड इफ द फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड बाय अ कैंडिडेट, द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड स्पेसिमेन ऑफ फोटोग्राफ विच आर एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेड गिवन इन एनेक्सर 5। देख लीजिएगा किस तरह के फ़ोटो चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा ना, रिसेंट कलर फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्ज़ाम। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना, नहीं तो ये भी क्या होता है, इस चीज़ में भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना दोस्तों, और इसकी तैयारी करिए। और इसमें ये देखिए, इसमें दिया रखा है कि कौन सा एक्सेप्टेबल फोटोग्राफी है, जैसे है इन सबको क्या कह रहा है, ये सब अनएक्सेप्टेबल है, इन फ़ोटो को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है ना। जो पुराने फॉर्मेट पे बनवाते रहे होंगे तो वो चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, आप एकदम मैच करा लीजिएगा कि क्या इनके फॉर्मेट से मैच करता है। अगर ना करता हो तो इसी फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकलवा के आप इसको भी मतलब करके इस पर ही बनवा के तब फॉर्म भरिएगा, ताकि आपको ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरिया में कोई दिक्कत ना आए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें होती है ना। बाकी चीज़ें ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाला क्राइटेरिया वाला एक नंबर दिखा रहा हूँ कैसे उसका है, ईडब्ल्यूएस वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देख लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा कि आप उसी की तरह सेम है या नहीं आपका। एक मिनट, ये है, ये ईडब्ल्यूएस वाला है। अगर आपका इससे थोड़ा सा भी अलग है प्रोफार्मा, है ना, तो आप इसी को प्रिंट करवा के इसी से पे आप सब कुछ डिटेल डाल उल के इसको या टेस्ट करा लीजिए तहसीलदार से, एसडीएम वगैरह से, जो भी आपके इनके अथॉरिटी हो, है ना। बाकी इसमें देखिए ये सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, इन चीज़ों में दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये आपका फॉर्म है, आप इस फॉर्म को जल्दी से फिलअप करिए। और अगर कुछ और जानने लायक होगा तो मैं अलग से वीडियो में कमेंट करके बता दूंगा। ये देखिए, इसके स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल के बारे में डिटेल दी गई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ साथ, है ना, मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए, हमें बताइए क्या दिक्कत हो रही है आपको, हम उसका समाधान आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और एक बात और बच्चों, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। एसएससी सिटसल में 20 लाख या उससे ज़्यादा ही फॉर्म करीब हर साल पढ़ते हैं। तो होता ये है कि लास्ट के एक हफ्ते में सर्वे इतना डाउन हो जाता है कि कई बच्चे फॉर्म भरने से ही छूट जाते हैं। तो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते बाद आप इस फॉर्म को निस्संदेह रूप से पहले से ही भर दीजिए और चुपचाप प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, कोरोना का टाइम है, मई में एग्ज़ाम हो सकते हैं, आप ब्लफ में भी रह सकते हैं कि हो सकता है मई में एग्ज़ाम ना हो, कोरोना हो, तो आप इस ब्लफ में मत रहिए, तैयारी अपनी मई के हिसाब से ही रखिए। बाकी जो होगा वो तो जो भारत सरकार और जो जैसी स्थितियाँ होंगी उसको तो कोई नहीं जानता, आप एकदम अपने आप को तैयार रखिए। चलिए फिर ठीक है, आज का सेशन, आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।